हेलो। आप सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? ठीक है। आज हम हिंदी के वर्णमाला के वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण, अक्षर क्या होते हैं। ठीक है। तो हिंदी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से दो तीन क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, हर एग्जाम में आता है। चाहे वो टेट हो, चाहे आपके आमीन पटवारी हो, चाहे छात्रावास, जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में हिंदी बेसिक है। हिंदी आता ही है, 10 नंबर के, चाहे 20 नंबर के, चाहे 30 नंबर के, आएगा ही आएगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ण के बारे में हिंदी में। तो हिंदी क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में वर्ण के बारे में हम लोग जान रहे हैं। वर्ण क्या होता है? उस मूल ध्वनि को वर्ण कहेंगे जिसके हम लोग खंड नहीं कर सकते। मतलब देखिए, उसको और टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। दूसरा देखिए, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, तो हमें पता है कि वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ध्वनि को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। देखिए, ध्वनियों जैसे मैंने आ कहा या शब्द कहा, कुछ भी वर्ण कहा, तो क्या होगा? उन ध्वनियों को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिपि चिन्ह के माध्यम से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अक्षर या वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के बारे में आप जानते हैं, वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला जो होती है, वर्णों को व्यवस्थित क्रम क्रम में रखना। वर्णों को क्या करना है? व्यवस्थित क्रम में रखना या समूह में रखना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जब हम आप लोग पहाड़ा तो देखे होंगे जी। पहाड़ा में कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं ना। 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण को हम क्या कहते हैं? मतलब वो पहाड़ा को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णों के जो समूह होंगे उसको क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। हिंदी में वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अक्षर होते हैं। देखिए, प्रथम जो रहता है सामने, जो शुरुआत में जो रहते हैं वो स्वर होते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो मूल वर्ण कितने होते हैं? 44 मूल वर्ण होते हैं, जिसमें 11 क्या होंगे? स्वर होंगे। और कितने होंगे? 33 क्या होंगे? व्यंजन होते हैं। कितने होंगे? 33 क्या होंगे? व्यंजन होंगे। अम, आहा, ई, ढ और छतरी के छा और त्र, ज्ञानिज्ञा और स्र को छोड़कर सभी क्या है? मूल वर्ण 44 में आएंगे। आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं? 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर होंगे और 35 कितने होंगे? व्यंजन होते हैं। समझ में आ रहा है? 10 कितने होते हैं? स्वर होंगे और 35 क्या होंगे? व्यंजन। कितने अक्षर को छोड़ा गया है? तो 7 अक्षर को छोड़ा गया है। अक्षर को देखो, 7 अक्षर को छोड़ा गया है, वो कौन कौन से है? ऋषि के री, अम, आहा, छत्री के छात्र, ज्ञानी के ज्ञा और स्र। हमें हमारे पास कितने कुल वर्णमाला है? तो 52 वर्णमाला, मतलब 50 वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52 है। तो 52 को कैसे बांटा गया है? देखिए, 11 स्वर में बांटा गया है, 2 अयोगवाह और 39 क्या है? व्यंजन में बांटा गया है। यहाँ तक कि सभी को समझ में आया? ठीक है, समझ में आया सभी को? ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, मानक देवनागरी वर्णमाला में, मानक देवनागरी वर्णमाला में देखिए तो उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। समझ में आ रहा है क्या क्या में विभक्त किया गया है? स्वर और व्यंजन में विभक्त किया गया है। अभी हम स्वर के बारे में जानते हैं, आगे देखते हैं स्वर के बारे में। देखिए, हिंदी के स्वर के बारे में थोड़ा जान लो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। दूसरा देखिए, वे वर्ण व्यंजन जो व्यंजन क्या कहलाते हैं? व्यंजन के साथ मतलब सहयोग करते हो व्यंजन के उच्चारण में, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या हो गए? स्वर वर्ण कितने होंगे? 11 हैं।
तो उन 11 वर्णों को हमने लिखा है आ, बड़ा आ, ई, छोटा छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। और दो क्या है, दो जो वर्ण है अम और आहा, अयोग वाह वर्ण है। पहले इसको क्या कहा जाता था, स्वर वर्ण में लिया गया था, बट अभी क्या हो गया, इसको अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर को कितने भेद में बांटा गया है, 3 भेद में बांटा गया है। हाश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हाश्व स्वर उच्चारण में कम से कम समय लगता है। उच्चारण करते हैं जैसे आ, तो हमें कम समय लगता है आ बोलने में, और आ बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो ठीक है, उसी के हिसाब से इसको रखा गया है। तो पहला देखिए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ भी इसमें शामिल है। समझ में आ रहा है। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर, या मूल स्वर, या शांत स्वर, बहुत सारा नाम है। इसी नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल स्वर, शांत स्वर, किसको कहा जाता है, हाश्व स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, शांत स्वर कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर के बारे में जानिए। देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है, हाश्व स्वर में जो समय लगता है उससे कितना दोगुना लगे तो क्या कहलाता है, वो हाश्व स्वर कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो हाश्व स्वर में इसके उदाहरण क्या होंगे, दीर्घ स्वर के उदाहरण क्या होंगे, सॉरी, हाश्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लेगा। तो देखिए स्वर की बात करें तो हम देखते हैं आ बचा हुआ है बड़ा, है ना, बड़ा आ बचा है, बड़ा ई, बड़ा ऊ, इसमें क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ओ होगा, औ होगा, जिसमें समय लगता है, ठीक है, ज्यादा समय लगता है। इसमें क्या होगा, हास्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है, ओ, औ। अब देखिए प्लुत स्वर, देखिए प्लुत स्वर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। प्लुत स्वर होता क्या है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के बारे में जान लीजिए। प्लुत स्वर में क्या होगा, देखिए दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगेगा प्लुत स्वर में। इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में क्या होगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगता, अधिक समय लगता है। समझ में आ रहा है। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अब आ,
ओम को ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, ओम को। तो ओम में क्या होता है, 3 अक्षर होते हैं, समझ में आ रहा है। ओम में क्या 3 अक्षर होते हैं, ई म, ठीक है। तो जैसे राम, ये होता है राम, ठीक है। तो जब राम बोलते हैं ना तो लंबा जब स्वर खींचते हैं, यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर संधि से भी ज्यादा समय लगे तो वो क्या होता है, प्लुत स्वर संधि। जैसे ओम, तो ओ ई म 3 वर्ड होता है इसमें, तो ये क्या है, लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए क्या है, ओम और राम, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए संध्या और समान स्वर, और स्वर को पहला क्या कौन से भागों में बांटा गया था, उच्चारण के और प्रयोग के आधार पर स्वर को मतलब 3 भागों में बांटा गया था। अब किसके, संध्या और समान स्वर के हिसाब से स्वर को बांटा गया है। तो देखिए संध्या स्वर क्या होते हैं, इसी में समझ लीजिए, इसी में समझा देती हूँ। संध्या स्वर वो होंगे जब दो विजाति असमान स्वर एक दूसरे से मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, ठीक है। जब क्या होगा, जब दो असमान स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, एक नया स्वर बनाएंगे, स्वर बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं या असमान स्वर कहलाते हैं। इसमें कुल वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है। कुल वर्ण कितने हैं, 4 हैं, जो इस प्रकार है, देखिए थोड़ा सा, ए, ए, ओ और औ। ये जो है क्या है, 2 असमान स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया स्वर बनाते हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से जुड़े रहते हैं। जैसे ए की हम बात करें, ए और आ की जब मिलता है तब ये ए बनता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, आ और ए मिलके क्या बनाता है, बड़ा ए। इस तरह से ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, यानी कि 2 मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्वर, अलग अलग स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया वर्ण मिलकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे 2 अलग अलग स्वर यानी कि 11 में से 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाता है, उसको क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। समझ में आ रहा है। दूसरा समान स्वर, दूसरा क्या है, समान स्वर, इसमें दिया हुआ है, लिखा भी हुआ है। दूसरा क्या है, समान स्वर, ठीक। दूसरा क्या है, समान स्वर। तो इसमें क्या होगा, समान स्वर में दो सजातीय स्वर मिलकर मिलकर नया स्वर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नया स्वर बनाते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, समान स्वर में क्या होता है, दो सजातीय सेम सेम वर्ड के सेम सेम वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे, नया स्वर बनाएंगे। जैसे क्या होगा, उदाहरण के लिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आ प्लस आ कर दिया तो क्या हो गया, बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। तो इसमें दो सजाती हैं, दो सेम है। ठीक है, तो दो सेम वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ दीर्घ बना रहे हैं, मतलब बड़ा बना रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, दीर्घ सजाती वर्ण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वर्ण, दीर्घ सजाती वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, समान स्वर भी कहा जाता है। तो ये समझ में आया, संध्या और समान। अब देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, जीभ के, तीसरा है हमारे पास जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने में, तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए वो तीन भाग कौन कौन से हैं, किसके, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला देखिए, पहला है हमारा अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा क्या है, मध्य स्वर। और तीसरा क्या है, पश्च स्वर। क्या है, पश्च स्वर। तीसरा क्या है, पश्च स्वर। अब थोड़ा जान लीजिए अग्र से स्वर क्या होता है, अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग क्या करता है, जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग क्या करेगा, कार्य करता है। ठीक, कार्य करता है। अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का जो टिप वाला हिस्सा है ना, अग्र वाला भाग है, वो कार्य करता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, उदाहरण देखिए। उदाहरण में उदाहरण में देखिए, ई, ए, छोटा ई, बड़ा ई भी आएगा, ए और ए। ठीक, ए और ए। अब देखिए मध्य स्वर, मध्य स्वर में क्या आएंगे, जिन उच्चारण स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का, जिन उच्चारणों में, वे स्वर जिनका उच्चारण में, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ के मध्य भाग कार्य करता है, मध्य स्वर कहलाएगा। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण देखिए, उदाहरण होगा अ।
ठीक है, छोटा जो है वो इसका उदाहरण होगा। पश्च स्वर देखिए, पश्च स्वर में क्या होंगे? पश्च स्वर में थोड़ा समझ लीजिए। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का यूज होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के क्या है, जीभ के पश्च भाग का यूज होगा या प्रयोग होगा, वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। उदाहरण के लिए क्या आएगा इसमें? उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम देखते हैं क्या क्या आएगा। आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का री, ओ, औ। सॉरी, ऋषि का री नहीं आएगा। आ, उ, ओ, औ आएगा। ठीक, समझ में आए यहां तक के? जीभ के प्रयोग से, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, जीभ का जो अग्र, जब भी हम उच्चारण करते हैं, अगर जीभ का अग्रभाग कार्य करता है तो अग्र स्वर कहलाएंगे। उनके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो ई और बड़ा ई, ए और बड़ा ए। और दूसरा देखिए मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या का जीभ का मध्य भाग का यूज होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर कहलाएंगे। उसमें छोटा आएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह जो पश्च स्वर है, जीभ के पश्च भाग कार्य करेगा उच्चारण में। और इसमें कौन कौन आएंगे उदाहरण? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ओ और बड़ा ओ। समझ में आ रहा है यहां तक के? अब देखिए सवृत और विवृत स्वर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एग्जाम में आता है, सवृत व विवृत, सावृत और विवृत स्वर, सावृत और विवृत स्वर। देखिए सावृत व विवृत स्वर में, सावृत के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। स्वर, इसके बारे में समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो सावृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है सकरा हो जाए। कैसा हो जाए? सकरा हो जाए। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या हो जाए? मुख द्वार सकरा हो जाए, हो जाए, क्या कहलाएंगे? शावृत, शावृत स्वर कहलाएंगे। ये 4 होते हैं। क्या क्या है? ई, उदाहरण मतलब इसी में आएगा उदाहरण। ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा। समझ में आ रहा है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार कैसा हो जाता है? सकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, सावृत स्वर कहलाता है। ई, ई और ऊ और ऊ। अब देखिए अर्ध सावृत स्वर, दूसरा इसी में देखिए अर्ध सावृत स्वर, अर्ध सावृत स्वर
इसमें क्या होगा, जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार कम सक्रिय होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में सांवृत स्वर से भी कम समय लगता है, कम सक्रिय हो। क्या, मुख जो है कम सक्रिय, उच्चारण करने में मुख द्वार कम सक्रिय हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा वो, अर्ध सांवृत स्वर कहलाएगा। वो क्या है, अर्ध सांवृत। उदाहरण, इसमें दो ही स्वर आते हैं, ए और ओ, ओ और ए। समझ में आ रहा है, ए और ओ, इसमें दो ही स्वर आते हैं। देखिए सांवृत स्वर, जैसे कि हम जब बोलते हैं तो ई जब बोलते हैं तो मुख द्वार कैसा होता है, सकरा हो जाता है, तो उसी के बारे में बोला है, मुख कैसा होगा, सकरा हो जाएगा। दूसरा देखिए अर्ध सांवृत में, देखिए उससे भी कम सकरा, जैसे ओ बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है ना, हमारा जो मुंह है, मुख द्वार जो है गोल नुमा आकृति ले लेता है, तो अर्ध सांवृत जो होता है ओ और ए है। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। अब देखिए विवरित स्वर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सीच में। विवरित स्वर, विपरीत स्वर क्या होता है जी, ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखो, विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। वे स्वर वे स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार कैसा हो जाता है, मुख द्वार पूर्ण रूप से खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, क्या कहलाता है, विपरीत स्वर कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आ, जब आ बोलते हो, ठीक है, उदाहरण आ बोलते हो ना, हमें एक मतलब आ और ओ, तो पूरा मुंह खुल जाता है। और देखिए इसमें, देखिए एक और है, अर्ध विवरित स्वर। अर्ध विवरित स्वर, अर्ध विवरित स्वर में देखिए, आइए समझिए थोड़ा। अर्ध विवरित स्वर में, इसमें क्या होगा, मुख जो है आधा खुला रहेगा। क्या होगा, मुख जो है, मुख जो है कैसा होगा, मुख द्वार आधा खुला होता है। जब आप उच्चारण करते हो तो मुख द्वार कैसा रहेगा, आधा खुला रहेगा। जैसे आ, ए, ओ, औ, ठीक है। उदाहरण में ये है अर्ध विवरित स्वर, मुख द्वार कैसा रहेगा, आधा खुला रहेगा, आ, ए, ओ, औ। समझ में आया यहां तक के? थोड़ा मात्राओं के बारे में जान लीजिए, मात्रा क्या होती है, यहीं पर समझ जाएंगे। मात्राएं,
क्या होंगे? मात्राएं। ठीक है, मात्राएं जो होती हैं स्वरों, स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं तथा उच्चारण करने में लगा समय को मात्रा कहते हैं। समझ में आया सभी को यहाँ तक के? जैसे इसमें मात्रा मैं बता देती हूँ कौन सा किसका मात्रा है। ये है स्वर मात्रा। ध्यान से देखिएगा, आ का नहीं रहता, बड़ा आ देखिए। ई तो इसका रहता है इस तरह से, बड़ा ई इसका होता है इस तरह से। ऊ तो इसका रहता है इस तरह, बड़ा ऊ इसका रहता है इस तरह। ऋषि करी देख लीजिए, स्वर और मात्रा। ऋषि करी तो इसका रहता है इस तरह। ठीक है, ए इसका इसका रहता है ए की मात्रा इस तरह, और ए का रहता है डबल, और ओ तो ये होता है ओ। ओ की मात्रा, और ये होता है औ। औ की मात्रा। समझ में आया यहाँ तक कि ये होती है मात्राएं, जो क्या होती हैं? एक बदला हुआ स्वरूप है स्वर का। इसी से हम क्या बनाते हैं? जैसे मुझे लिखना है आम, तो हम क्या करेंगे? आ में वो वाला बड़ा वाला आ का मात्रा लगाएंगे और माँ। समझ में आ रहा है? इसी से बनता है। जैसे मुझे लिखना है क्या? विद्या, तो वाह होता है छोटी की मात्रा वी, और द्या, ये देखिए आ की मात्रा। तो इस तरह से जो हम मात्राएं यूज करते हैं वो क्या क्या है? स्वर का ही बदला हुआ स्वरूप है। ये सभी मात्राएं हैं। समझ में आया? आगे देखिए। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, व्यंजन की बात करें तो क्या है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए क्या का आवश्यकता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन जो होते हैं कैसे बनते हैं? व्यंजन, व्यंजन के बारे में अब पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले स्वर के बारे में पढ़े, स्वर क्या होते हैं, स्वर के टाइप्स के बारे में पढ़े। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन कैसे होंगे? जिन वर्णों का जिन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का पूर्ण उच्चारण, ठीक है, पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता
होती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। होती है क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। व्यंजन कहलाते। ठीक है, जिन वर्णों का पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें बिना स्वर के सहायता लिए बोल ही नहीं सकते हम लोग। बिना स्वर के सहायता के उच्चारण नहीं कर सकते। उच्चारण नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। समझ में आया यहां तक के? समझ में आया यहां तक के? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, 39 है। ठीक। अब व्यंजन का अगर हम मूल स्वरूप देखते हैं तो जैसे का लिखना है हमको, तो का ऐसे रहेगा, उसमें आ लग जाता है। जब उच्चारण भी करते हो तो पूर्ण रूप से ये का बनता है। समझ में आ रहा है? जो हलंत का चिन्ह है वो हट जाता है आ लगने के बाद। समझ में आ रहा है? तब ये पूर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देखते हैं, आइए। व्यंजन के 3 भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला क्या है? स्पर्श। स्पर्श। दूसरा अंतस्थ। तीसरा ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में। ठीक है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 5 भागों में। समझ में आ रहा है? इसमें है क वर्ण। क वर्ण में क्या क्या आते हैं? क ख ग। क ख क ख ग घ ड। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? च वर्ण। च वर्ण में क्या क्या आएंगे? च छ ज। च छ च छ ज झ झ और इया। समझ में आ रहा है? च वर्ण में 5 वर्ण आते हैं। लिख दिए हमने 5 वर्ण। अब देखिए ट वर्ण। ट वर्ण। ट वर्ण देखिए। ट वर्ण में क्या क्या आएंगे? ट ट ठ ड ढ बांध के अना। अना हम लोग ऐसे पढ़ते थे, बांध के अना वाला। ठीक है। और त वर्ग देखिए। त वर्ग या त वर्ण में देखिए। त वर्ण में त थ
त, थ, द, ध, न। और लास्ट है प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ण हो गए। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन में कौन आते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन में होते हैं आपके य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं? य, र, ल, व। ठीक। अब ऊष्म व्यंजन में जितने भी सा होते हैं, सा ऊष्म व्यंजन में आते हैं। कौन से व्यंजन में आते हैं? सा जो होते हैं ऊष्म व्यंजन में आएंगे। जितने भी सा होंगे और ह, ये कितने क्या में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो हम लोग व्यंजन के भेद, 3 भेद पढ़े। क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण और य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में देखिए स, श, श, सब्जी वाला सा, ठीक है, स, ह। समझ में आ रहा है? अब देखिए संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कितने हमारे संयुक्त व्यंजन हैं? इसको क्या बोलते हैं? और इनका एक और नाम भी है, यहीं पर बता देती हूँ। इनको पहले बताओ, इनको कंठ, कंठ व्यंजन बोला जाता है। मतलब कंठ से आता है, क, ख, ग, कंठ से आता है, तो कंठ होता है। और ये त, थ, दंत, दंत होता है ये, ठीक है। ये वाला कौन सा है? दंत है। और ये लास्ट वाला क्या है? होस्ट है, होस्ट। ये है आपका मूर्धन्य। ठीक। आप देखिए कंठ, दंत, ओष्ठ हो गया। समझ में आया यहाँ तक कि आप सभी को? ओष्ठ, दंत और ये होते हैं, ये होता है तालव्य। और ये होता है मूर्धा। ठीक है, यहीं पर ये सभी समझ में आ गया। अब देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? इसमें और है घोष, अघोष, ये सब आते हैं। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको यहाँ तक के समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।